18वीं लोकसभा के चुनाव होने वाले और ऐसे समय में इतने बड़े देश में एक सिंगल बॉडी इलेक्शन कमीशन को यह जिम्मेदारी निभानी है। जी हां, चुनाव आयुक्त अरुण गोयल जी वो रिजाइन दे चुके हैं और कल उनका रिजाइन एक्सेप्ट भी हो चुका है। अब सवाल ये उठते हैं कि ऐसे टाइम पे जब इलेक्शन कमीशन देश के अलग अलग राज्यों में घूमकर चुनावी व्यवस्थाओं का जायजा ले रहा था कि सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है या नहीं, किस तरीके से चुनाव को संपन्न कराया जा सकेगा, उसके मद्देनजर किस तरह की चुनौतियां हैं, ये सारी चीजें देख रहा होता है। और ऐसे टाइम पे एक चुनाव आयुक्त अरुण गोयल जी का इस्तीफा देना कई तरह के सवाल खड़े करता है। और सवाल इस वजह से भी खड़े होते हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन में 3 मेंबर होते हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एक और 2 अन्य इलेक्शन कमिश्नर। इनमें से एक इलेक्शन कमिश्नर फरवरी 2024 में रिटायर हो चुके हैं, अनूप चंद पांडे जी। उसके बाद ये 2 इलेक्शन कमिश्नर बचे थे। अब अरुण गोयल जी ने इस्तीफा दे दिया, तो ऐसे में चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस पूरे इलेक्शन कमीशन में है और इन्हीं के कंधों पर 18वीं लोकसभा के निर्वाचन को संपन्न कराने की जिम्मेदारी है। ऐसे नाजुक टाइम में अरुण गोयल साहब के इस्तीफे को लेकर कई तरह के सवाल पैदा हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही पैदा होता है कि क्या अरुण गोयल साहब ने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया होगा या सरकार के दबाव में ऐसा किया होगा। अरुण गोयल साहब जो कि अगले साल फरवरी 2025 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाते, उनके द्वारा ऐसे टाइम पर इस्तीफा देना यह कई तरह के सवाल पैदा करता है। उनकी नियुक्ति के टाइम पे भी कई तरह के विवाद उत्पन्न हुए थे। अरुण गोयल साहब की जब इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर नियुक्ति हुई थी तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली थी इनकी नियुक्ति को लेकर कि इसमें पारदर्शिता नहीं है, इसमें निष्पक्षता नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मुद्दे पर जो है बहस हुई। बहस इस मामले को लेकर हुई कि 5-6 महीने तक आपने जो है इस पद पर किसी की नियुक्ति नहीं करी। फिर अचानक से अरुण गोयल साहब जो कि आईएएस थे, उनकी रिटायरमेंट से 2 दिन पहले उनको जो है रिजाइन दिलाया जाता है और उसके बाद आनन फानन में उनकी नियुक्ति कर दी जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतनी जल्दी आपने ये नियुक्ति कैसे कर दी, इसको लेकर भी सवाल उठे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एक कमेटी बनाई जाए जिसमें इनकी नियुक्ति को लेकर, इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर एक कमेटी बनाई जाए जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, सीजीआई के अलावा इसमें पीएम हो, लीडर ऑफ अपोजिशन हो। लेकिन बाद में संसद ने अपनी प्रभाविता को जमाते हुए इनके डिसीजन को पलट दिया और संसद ने इस पर यह कानून बना दिया कि इस पूरी नियुक्ति समिति में एक पीएम होंगे, इसके अलावा लीडर ऑफ अपोजिशन भी होंगे, लेकिन तीसरे होंगे पीएम के द्वारा अपॉइंटेड एक कैबिनेट मिनिस्टर। आमतौर पर इसमें एक होम मिनिस्टर ही होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आखिर वो बॉडी जिसमें उसके मेंबर सरकार के द्वारा ही नियुक्त किए जा रहे हैं, वो सरकार पर सवालिया निशान कैसे खड़े कर पाएंगे। तो इसकी स्वायत्तता को लेकर, इसकी निष्पक्षता को लेकर कई बार सुप्रीम कोर्ट भी सवाल खड़े कर चुका है। बाकी आम जनमानस के दिमाग में इस तरह के सवाल तो उठते ही रहते हैं। लेकिन अभी ऐसे टाइम पर अरुण गोयल जी का इस्तीफा देना कई तरह के और भी सवाल खड़े कर रहा है। 6-7 फेज में संपन्न कराए जाने वाले लोकसभा चुनाव के थोड़े ही दिन बचे हैं। ऐसे टाइम पे एक इलेक्शन कमिश्नर जो कि इस पूरे मामले की नजाकत को समझता है, जिसको पता है कि कितनी बड़ी चुनौती है इतने बड़े देश में चुनाव संपन्न कराना, वो इस इलेक्शन कमीशन से बाहर हो जाता है। मतलब एक अकेले मुख्य चुनाव आयुक्त के भरोसे इस काम को छोड़ देता है। ये चीज समझ से परे है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको पूर्व इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा जी वाला केस याद आ गया हो। अशोक लवासा जी जो चुनाव आयुक्त रहते हुए काफी चर्चाओं में थे, इन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह को क्लीन चिट नहीं दी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि इनकी पत्नी को इनकम टैक्स का एक नोटिस जाता है, इनके करीबियों पर सीबीआई की रेड पड़ती है। ऐसा तो नहीं कि अरुण गोयल जी को भी अशोक लवासा जी वाला केस याद आ गया हो और वो सोच रहे हो कि क्यों बेवजह की टेंशन लिया जाए। कहीं उनके दिमाग में इस तरह के सवाल तो नहीं आ रहे होंगे कि इस पूरी प्रोसेस में, यानी जब इलेक्शन संपन्न हो चुका होगा तो कई स्वतंत्र तरीके के लोग, पत्रकार या आम जनमानस में इस तरह के सवाल उठे कि इसकी निष्पक्षता को लेकर, इसकी स्वायत्तता को लेकर इलेक्शन कमीशन की, और ऐसे टाइम पे वो भी सवालों के घेरे में आए। तो हो सकता है कि शायद वो इस तरह की बेवजह टेंशन लेने से बच रहे हो। और अगर उनकी आत्मा कहे कि जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और वो अगर आवाज उठाते हैं तो इसका अंजाम कहीं उनको बहुत बुरा न भुगतना पड़े, इन सारी चीजों को लेकर इस तरह की सारी चीजें उनके दिमाग में आ रही हो, तो हो सकता है इन्हीं आशंकाओं के चलते उन्होंने इस्तीफा दे दिया हो। या फिर सरकार के दबाव में अगर ऐसा किया होगा तो ऐसा क्यों किया होगा। सरकार को भी पता है कि ऐसे टाइम पे इतनी बड़ी चुनौती है। अनूप चंद पांडे जी के बाद ये केवल 2 ही लोग रह जाते हैं इस पूरी बॉडी में, लेकिन अब केवल और केवल एकमात्र चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस पूरी प्रोसेस को संपन्न करेंगे। ये अपने आप में बहुत ही चुनौतीपूर्ण होगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे फिर होगी मुलाकात किसी और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।